तो आपने 6 जातियों का नाम लिया जो ओबीसी कृषक जातियां हैं और खासतौर पे जो अम्बेडकरवाद को अपने सीने पे लगाए रखती है, संविधान हाथ में रखती है, दलित वर्ग जो है, पूरा दलित वर्ग है, उसकी राजनीतिक चेतना की और ताकत को आप कहां तक लेते हैं? मैं ये मानता हूं जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान में संघर्ष कर रहे थे, संविधान में जब अधिकारों की बात आई थी, स्थिति यहां तक जा पहुंची थी कि चूंकि उस समय भारतीय राजनीति में, कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा दबदबा था। उस दबदबा के कारण बाबा साहब अम्बेडकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने पहुंचते हैं और कहते हैं, ये जी इस देश के बहुजन समाज के लोगों के हकों के अधिकारों को मैं इसमें रक्षा नहीं कर सका, तो मैं इससे इस्तीफा देता हूं। और जब वो इस्तीफा उनको सौंपते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस इस्तीफा को लेते हैं और इस्तीफा को लेने के बाद उनके सामने ही फाड़ कर फेंक देते हैं। अच्छा, बाबा साहब जो इस्तीफा देने के लिए जाते हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस इस्तीफा को फाड़ के फेंक देते हैं कि हम इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अच्छा, अर्थात ये चीजों को करना ही पड़ेगा। हाँ, आप इसको खुल के मुझसे बात करिए, किस प्रकार से ऐसे होता है, किस प्रकार से आप इसको देना चाहते हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट संविधान सभा में हुए, लेकिन जो अमेंडमेंट बचे उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की और उस विचारधारा के मानने वाली इस टीम की भी एक ताकत थी, जिसके कारण बहुत सारी धाराएं उसमें बच सकी और हम लोग आज उसके साथ में खड़े हैं। तो उस क्रम के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को विचार दिया, जो मनोविधान को उन्होंने जलाया, सरदार पटेल ने एक बात जो मैं सोचता हूं, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, जो मैं सोचता हूं उनके विचार में सिर्फ एक बात आई होगी कि मनोविधान को जो फूंक सकता है, किसी चीज को कह सकता है ये चीज गलत है, तो ये बात जानता भी होगा फिर सही क्या है। वो कौन सा विधान है? वो विधान संविधान है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि ये विधान गलत ये है तो सही विधान ये है, वो है भारतीय संविधान। पटेल साहब, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल आपसे, अम्बेडकरवाद, जय भीम का उद्घोष करते हैं हम लोग, आपने आज अलवर में लगाया बाबा साहब के सर्किल पर, इस विचार को क्या ये सिर्फ राजनीतिक नारा रह गया है या इसको समाज के स्तर तक भी लाना होगा? राजनीतिक नारा के रूप में दो टूक में मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक फायदे के लिए अपना काम करना चाहती है, लेकिन देश में जो रिसर्च करने के लिए जो लोग आए हैं, वो गांव से लेकर के वो संसद तक जो जाना चाहते हैं, जिन्हें मैं अपने शब्दों में बहुजन राजनीति का नव प्रवर्तक कहता हूं, जिनकी नव प्रवर्तक, बहुजन राजनीति के नव प्रवर्तक हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें एक नाम मैं अनुसूचित जाति में पैदा हुए व्यक्ति चंद्रशेखर रावण का लेता हूं, जिन्हें बहुजन समाज का मैं बेटा कहता हूं। बहुजन समाज के लिए वो राजनीति कर भी रहे हैं। क्या वो राजनीतिक परिवर्तन में या उत्तर प्रदेश के मैं उनको मानता हूं 27 के अंदर वो, आपने उनका नाम लिया, हाँ प्लीज बोलिए पहले। हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूं पिछड़े वर्ग में उत्तर प्रदेश में आया, मैं नहीं कहता मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन मैं अपने को मानता हूं कि भारत के पिछड़े वर्ग में पैदा होकर, कुर्मी किसान के घर में पैदा होकर के मैं भारत के पिछड़े वर्गों को स्टेब्लिश करके और फिर से इस देश में मैं चाहता हूं कि माननीय कांसी राम और मुलायम सिंह की उस परिकल्पना को फिर से उत्तर प्रदेश में दोहराया जाए और उसके बाद पूरे भारत में उसको फैलाया जाए। कई लोग मेरे जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि जो बहुजन का सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ कागज पर है, जब इसको राजनीति पर उतारने की बात आती है तो वह जातिवादी जो कई कृषक जातियां हैं, वो दलितों पर सिर्फ अपने वोट के लिए सत्ता चाहते हैं, उन पर एहसान जताना चाहते हैं, लेकिन उनको बराबरी और समानता का हक नहीं देना चाहते या व्यवहार नहीं करना चाहते। उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोगों की अपनी बहुत छोटी सोच हो सकती है। अच्छा। छोटी सोच हो सकती है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ऐसा नहीं है। हाँ। छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं, मेरे ना रहने के बाद मेरे उत्तराधिकारी बाबा साहब अम्बेडकर होंगे, और मूक नायक पत्रिका जो उनकी थी उसका वो संपादक बनाते हैं। एक आपको उदाहरण मैं देता हूँ, योगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब के साथ में कहाँ खड़े होते? दूसरे शब्दों में, जब मानवर कांसीराम साहब अमेठी से भी चुनाव लड़ चुके थे राजीव गांधी के खिलाफ, तो सबसे पहले इटावा से, अपने घर से मुलायम सिंह यादव ने मानवर कांसीराम साहब को, जब उनको समझ चुके थे, हो सकता है उसके पहले वो दूसरे को नहीं समझते थे, ऐसा भी एक दौर था जब मानवर कांसीराम और मुलायम सिंह यादव के बीच में राजनीति के स्टैंड को लेकर के एक टकराहट थी। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब मुलायम सिंह यादव ने कांसीराम जी को समझा या कांसीराम जी ने मुलायम सिंह को समझा, दोनों अलग अलग फ्रंट पे, तो इटावा से उन्होंने सांसद बनाया या दोनों का गठजोड़ ऐसा था? हाँ, दोनों का एक ऐसा गठजोड़ था। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि चूंकि इटावा उनका गृह जिला था
और ओबीसी के लीडर थे और वहां पर यादव कम्युनिटी का अपना वर्चस्व भी है, तो निश्चित तौर से उनके साथ खड़े हुए। लेकिन उसके साथ साथ पूरे भारत में या खासकर उत्तर प्रदेश में मानवर कांशीराम साहब उस लेवल पहुंच चुके थे, तब उन्होंने ऐसा किया। यानी जब भी कभी दोस्ती होती है तो बराबर की होती है, 18-20 की होती है, कभी 1 और 20 की दोस्ती नहीं होती। शादी विवाह भी 1 और 20 में नहीं होते। इसी बात पे मुझे याद आया, अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि हमने इटावा से मुलायम सिंह जी नेताजी ने इनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मान्यवर कांशीराम साहब को सांसद बनाया। ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की अतिशयोक्ति तो नहीं थी? नहीं, अखिलेश यादव की मैं कह सकता हूं कि उनकी नाजानकारी और उनके जो सलाहकार हैं, जिनके बीच में बैठते हैं, वो लोग उसके जिम्मेदार हैं। हाँ, इसलिए अखिलेश यादव जी ने ऐसा बोला, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अगर ये बात सही होती कि उन्होंने बना दिया, वो नहीं बन रहे थे तो उन्होंने बना दिया, तो फिर वो चंद्रशेखर रावण जी जब चुनाव के दरमियान कह रहे थे मुझे 1 टिकट दो, 3 टिकट पर समझौता कर लो, तो क्यों नहीं कर रहे थे? जाहिर सी बात है, वही अखिलेश यादव जी अब चंद्रशेखर रावण को क्यों कहते हैं आ जाओ मुझसे गठबंधन कर लो? यानी जब ताकत खड़ी होती है, मानवर कांशीराम साहब ने बराबर की ताकत खड़ा कर लिया था, जहां मुलायम सिंह यादव को एहसास हो गया था कि हम दोनों लोग मिल जाएंगे तो देश की फिरकापरस्त ताकतों को हरा देंगे।